Hello everyone. Today we are going to discuss about quantum numbers and atomic orbitals. यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है इंट्रोडक्शन का तो पहले उसको जाके देखें तो आपको ये वाला लेक्चर ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज हम जानेंगे कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और कैसे उनको हम निकालते हैं। क्वांटम नंबर पहले तो मैं बताता हूँ कि क्वांटम नंबर की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी। क्वांटम नंबर की ज़रूरत हमको किसी भी एलिमेंट को बताने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी, किसी भी इलेक्ट्रॉन को बताने के लिए कि कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ है और कैसे स्पिन कर रहा है और क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको बताने के लिए हम क्वांटम नंबर्स का यूज़ करते हैं। तो क्वांटम नंबर्स 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो n, इसको n से डिनोट करते हैं। n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 ऐसे आगे को हो सकता है। मतलब अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू होगी एक, तो ये k सेल में होगा। मतलब सेल माने कोस, जो हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, तो k सेल में होगा अगर n की वैल्यू 1 होगी। मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 1 होगी तो ये k में होगा, और अगर 2 होगी तो l में होगा, और 3 होगी तो m में होगा, और 4 होगा तो n में होगा। और हम इसमें इलेक्ट्रॉनों का पता भी निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी सेल में वो होते हैं उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n 2n स्क्वायर के इक्वल। 2n स्क्वायर के इक्वल यहाँ पे लिखा गया है। वो 2n स्क्वायर के इक्वल उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे फर्स्ट को उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन होंगे 2n, कितना है 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 दैट इज़ 2। मतलब कि फर्स्ट कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे हमने निकाल दिया 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोर्स में होंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब कि दूसरे कोर्स में n, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है, तो 2n स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 इंटू 2 दैट इज़ 8 आ जाएगा। मतलब दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरे में कितने होंगे? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू 9 दैट इज़ 18। मतलब 18 इलेक्ट्रॉन तीसरे में हो जाएंगे। चौथे में कितने हो जाएंगे अधिकतम? मतलब कि मैक्सिमम होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। इनसे कम भी हो सकते हैं, इनसे ज़्यादा नहीं हो सकते उस कोर्स में। तो 2 8 18, अब 32 निकालेंगे तो कैसे? तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 2 इंटू 16 दैट इज़ 32। तो 32 हमारे पास निकल के आ गया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल एन सेल में। ऐसे ही आगे को बढ़ते जाएंगे, 5 6 7 8 ऐसे करते जाएंगे, KLMN, ऐसे आगे को बहुत सारे कोर्स बनते जाएंगे। ठीक है, आप उनका कोई भी नाम रख सकते हैं। तो हमको पता है बोहर के मॉडल से जो MVR होता है, सेंटीपिटल फोर्स होती है या एंगुलर मोमेंटम होता है, वो h/2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होता है NH। तो n इसीलिए लगाते हैं क्योंकि ये इंटीजर होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आपको पता चल गया होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, मतलब कौन से सेल में है। अगर n की वैल्यू कहीं एक दी है, अभी हम एग्जाम्पल की करेंगे, तो मतलब k सेल में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं L से। और किसी भी सेल का जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो होता है, यहाँ पे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर को निकालते हैं कैसे? यहाँ पे जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो जैसे n इज इक्वल्स टू 1 है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा? L इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा खाली, मतलब 0 से शुरू होता है, तो L इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है, तो जो L हो जाएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर वो 0 1 हो जाएगा। अगर L की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है, तो 0 1 2 हो जाएगा। मतलब कि इतने, मतलब इसमें ये बताता है कि कौन से सब सेल में है। सब सेल का मतलब जैसे n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू कितनी है? 0। इसका मतलब n की वैल्यू 1 है तो k वाले में है, तो k में है तो मतलब खाली एक ही कोस बनेगा, और इसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, इसकी वैल्यू नीचे 0 हो जाएगी। n की वैल्यू जब 2 है, n की वैल्यू जब 2 है तो L की वैल्यू कितनी हो रही है? 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 कैसे हो रही है? 2 है तो ये ऐसे बनेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 0, और ये बन जाएगा +1, ये बन जाएगा -1। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कितना? एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 हो जाते हैं।
ठीक है। द नंबर ऑफ सब सेल प्रेजेंट इन मेन सेल, ठीक है, मतलब मेन सेल में कितने सब सेल प्रेजेंट हैं, तो वो इसको बताता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको बताता है कि मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको ये बताता है कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है एल, एल जैसे एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू जैसे पहले एन से चलते हैं, एन से चलते हैं, तो यहाँ पे जो एल की वैल्यू बाई चांस 2 है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे एल की वैल्यू 2 है, तो इसके लिए 2 की वैल्यू के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे 2 से लेके मतलब कि 2s+1 कर दो सीधे, 2s+1, मतलब कि यहाँ पे जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है 12+1 कर दो, एजीमुथल क्वांटम नंबर है तो 2 × 2 + 1 दैट इज़ 5, मतलब एम की वैल्यू 5 आ जाएगी। कैसे, एम की वैल्यू अगर यहाँ पे जैसे 2 है तो ये +2 से होके -2 तक जाएगा, तो +2 +1 0 -1 एंड -2, तो टोटल कितनी वैल्यू हो रही है 5, तो इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। इसमें मतलब पाई ये 5 वैल्यू को ऑब्टेन करेगा, ठीक है। अब आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर हर किसी के लिए ±1/2 होता है, और हम जब लेते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जैसे ऊपर को है तो इसको प्लस लेते हैं या माइनस भी ले सकते हैं, और जैसे नीचे को है तो माइनस लेंगे या प्लस भी ले सकते हैं, मतलब कैसा कोई भी रूल नहीं है, अगर ऊपर वाले को प्लस ले रहे हैं तो नीचे वाले को माइनस लेंगे, और अगर नीचे वाले को प्लस ले रहे हैं तो ऊपर वाले को माइनस लेंगे, ठीक है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। अब आपको स्पिन क्वांटम नंबर आ गया होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जैसे एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल एक मैं अपने मन से लेता हूँ, जैसे यहाँ पे 2, जैसे आपको पहले सेल भरने आते होंगे, सेल SPDF, तो जैसे S में 2 आते हैं तो 2s2 है, जैसे 2s2 है तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 है, ये n है, मतलब कि 2 है, तो KL मतलब L कोष में ये उपस्थित है, L सेल में उपस्थित है। S में है तो S का मतलब कौन से सब सेल में है, S में है, ठीक है। S के लिए जो L की वैल्यू होती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो होती है 0, ठीक है। कितनी, 0 होती है। S के लिए 0, SP के लिए होती है 1, D के लिए होती है 2 और F के लिए होती है 3, तो ये इतना आ गया। SP तो हमारे पास था 2s², तो यहाँ पे n की वैल्यू 2, L की वैल्यू आ गई हमारे पास 0, और यहाँ पे 2 है, मतलब कि S में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ पर आगे 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक इलेक्ट्रॉन नीचे, तो यहाँ पे +-1/2 ये आ गया, मतलब ये +1/2 और ये -1/2, और यहाँ पे ये 0 आ गया, मतलब कि यहाँ पे जैसे L की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, L की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0, तो 2s+1 से या 2l+1 से, मतलब L की वैल्यू रख देंगे, तो 2l+1 से यहाँ पे L की वैल्यू 0 है तो 1 आ गई, किसकी वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास आ गई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू आ गई 1, ओके। यहाँ पे जैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 आ गई, जैसे n बराबर 1 है और L बराबर 0 है, वो n बराबर 1 के लिए L बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि जो L होता है वो 0 से शुरू होता है, वहाँ तक 0 से होता है n-1 तक, ठीक है। तो ये 0 से शुरू हो रहा है तो 0 पे ही हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 1 ही होगा। यहाँ पे 2 है तो या L की वैल्यू 0 और कितना आ जाएगा, 0 और 1 आएगा, 0 और 1 जैसे ये दिया है, 2 एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे, 2 के लिए 0 भी होगा और 1 भी होगा, जैसे 3 के लिए है 0 1 2 होगा। अब यहाँ पे जो m की वैल्यू होगी वो 3, यहाँ पे 0 के लिए 0 होगी, 0 के लिए फिर यहाँ पे 0 होगी, फिर 1 के लिए -1 +1 और 0 होगी, ठीक है। मतलब कि ये 2p कोष में सब सेल में उपस्थित हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द सब सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द सब सेल दैट इज़ 3, क्योंकि p में होते हैं 3, S में होते हैं, S में 1 होता है, P में होते हैं 3 SP, और D में होते हैं 5 SPD, और F में होते हैं 7 SE, ठीक है। तो इनको अभी बताएंगे हम कैसे। S का तो सिंपल ऐसे होता है, ये PX, ये होता है PY, ये होता है PZ, ठीक है। यहाँ पर होता है DXY, DYZ, DZX, DX² Y² और DZ², ठीक है। अब हम चलते हैं, जैसा आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा, अगर आप नोट करना चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। जैसे n बराबर 4 के लिए 4 वैल्यू निकलेंगी L की, कैसे 0 1 2 और 3,
तो 0 के लिए 0 ही होगा, 1 के लिए प्लस माइनस 1 और 0, और 2 के लिए -2 -1 0 और +1 और +2 ऐसे निकलेंगे। मतलब ये कौन से कोस में है। अब जैसे n की वैल्यू 4 है तो कोस तो हमेशा n की वैल्यू 4 है तो l तो हमेशा इतना ही रहेगा। लेकिन अगर l की वैल्यू बदल रही है, जैसे 0 के लिए s कोस में है, p में, d में और f में, ठीक है, जैसे लिखा है s p d f ऐसे निकालेंगे, ठीक है। l के लिए जो वैल्यू होती है l बराबर 1 2 3 और 4, सॉरी l बराबर 0 1 2 और 3 है, तो ये 0 होता है s की वैल्यू, p की वैल्यू, d की वैल्यू और f की वैल्यू, ठीक है। तो s p d f ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम तुमको बताते हैं कि s और p और d इनका शेप क्या होता है, ठीक है। श्रोडिंगर की क्वेश्चन मैं तुमको अलग से कराऊंगा। अब हमारे पास आता है शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, we know that there are 4 types of atomic orbital, that is that are s orbital, p orbital, d orbital, f orbital, s p d f g h, मतलब कि आगे को बढ़ता जाएगा। 4 तो हमको पता है लेकिन जी एच आगे को हो सकता है। एफ़ का शेप इतना कॉम्प्लेक्स है कि एफ़ का शेप हम बता ही नहीं सकते। जी एच का शेप उनसे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। डी का शेप थोड़ा ठीक है, मतलब कि हम उसको बता सकते हैं। पी का शेप थोड़ा उससे आसान है और एस का शेप जो है वो सबसे आसान है। तो एस का शेप हम देखते हैं कैसा है। एस का शेप होता है, जैसे देखो ये ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो एस का शेप होता है ऐसा गोल। गोल का मतलब ये स्पेरिकल होगा, मतलब कि गेंद की तरह, जैसा संतरा होता है वैसे ही होगा, ठीक है। ये ऐसी होगा, एस का शेप ऐसा होता है, ठीक है। 1s का ऐसा होगा और 2s पे 2 गोले होंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं पी पे। पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू वो होती है 1, ठीक है। पी के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 1। तो जो पी का होता है, मैंने बताया था पी एक्स, तो पी एक्स मतलब ये है एक्स एक्सिस। तो पी का मैंने बताया था आपको, पी ये होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो अगर पी एक्स होगा तो ये लोब जो होगा वो एक्स एक्सिस में होगा, जैसे कि यहाँ बना है। और अगर पी वाई होगा तो ये वाई एक्सिस में होगा, ये लोब ऊपर को, जैसे कि यहाँ पे बना है। और पी जेड में होगा तो जेड एक्सिस में ऐसे ये लोब होगा, ठीक है। यहाँ पे ये बना होगा। तो ऐसा होता है पी ऑर्बिटल का शेप, ठीक है। अब चलते हैं हम डी ऑर्बिटल पे। डी ऑर्बिटल का शेप 5 प्रकार के होंगे, और 5 में कैसे आएगा, पहला डी एक्स वाई बताता हूँ। डी एक्स वाई का मतलब होता है एक्स और वाई के बीच में, जैसे ये एक्स है, ये वाई है, यहाँ पे एक्स ऊपर में लिया गया है, कोई टेंशन नहीं है। नीचे भी लेगा, वाई के साथ वाई को ऊपर नीचे कर सकते हैं, एक्स वाई को अदला बदली कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एक्स वाई है तो एक एक्स में बनेगा ऐसे और एक वाई में बनेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा डी एक्स वाई। डी वाई जेड है जैसे डी एक्स जेड, तो एक्स और जेड सेम बनाया है, जेड इधर बनाया है, एक्स इधर, तो एक्स जेड के बीच में बनेगा, ठीक है। डी वाई जेड है तो वाई ऊपर को जेड नीचे को, ऐसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो ऐसे इनके बीच में बनेगा। अब आता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब हुआ, ये जैसे एक्स है, मैं इसको मान रहा हूँ एक्स और इसको मान रहा हूँ वाई, तो ये जो लोब होगा ये एक्स में, इसका मुंह पूरा एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है, बीच में नहीं होगा, एक्स एक्सिस के अक्ष पे ही होगा इसका मुंह, ठीक है, लोब। और अगर वाई स्क्वायर है तो वाई में भी ऊपर को ऐसे होगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये एक्स एक्सिस है और ये होगा वाई एक्सिस, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है डी जेड स्क्वायर। अब आता है डी जेड स्क्वायर कैसे, जो डी जेड स्क्वायर होता है उसका शेप होता है कुछ ऐसा, ये है जेड एक्सिस, ये है यहाँ पे लिया है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस में इसका मुंह तो ऐसा आ गया, ठीक है, लेकिन इसके बाहर पे रिंग होती है, ठीक है। ये आपको, ये जो एग्जांपल है ये वाला, ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में भी काम आएगा, बीएससी थर्ड ईयर में आता है। वहाँ पे जो होता है, वहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है लिगेंड का ऐसे, तो वो रिपेल होता है इसके द्वारा, ठीक है, जब ये वाला केस आता है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे समझेंगे इसको। अभी अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि इसका जो ये रिंग होता है ये एक्सिस पे ही होता है, ठीक है। अब आता है डी, डी का आ गया। अब चलते हैं, आज हम चलेंगे यहाँ पे कैसे, ऑब्बाउ प्रिंसिपल। ऑब्बाउ, अब जैसे एफ़ है तो एफ़ का भी बनाया गया है यहाँ पे, लेकिन एफ़ का उतना ज़्यादा लिया नहीं जाता।
जैसे एफ है, एल की वैल्यू 3 है तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ठीक है, यहाँ तक लेंगे। तो एफ जेड स्क्वायर का जेड क्यूब, एफ जेड क्यूब तो क्यूब तक बनेगा, जैसे एफ जी है तो वहाँ पे जेड की पावर 4 तक बनेगा। तो जेड क्यूब का ऐसे बनाया गया है, जेड में इसका है लोब पूरा 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 जेड एक्सिस में है, जैसे एफ वाई क्यूब है तो वाई में है, वैसे ही एक्स क्यूब है तो एक्स में इसका लोब है, ठीक है, समझ सकते हैं इसको। तो एफ एक्स वाई जेड मतलब कि एक्स वाई और जेड के बीच में होगा, उन पे नहीं होगा, उनके बीच में होगा, ठीक है, एक्सिस पूरे एक्सिस पे नहीं होगा। जैसे कि यहाँ एक्सिस में है, एक्सिस को काट रहा है, एक्सिस उसके बीच से निकल रहा है, ठीक है, ठीक है, एक्सिस उसके बीच से निकल रहा है, लेकिन ये एक्सिस के बीच से निकलेगा यहाँ पे, ठीक है, एक्सिस से नहीं जाएगा, एक्सिस के बीच से जाएगा। वैसे ही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब कि अभी जो है एक्स और वाई के एक्सिस पे है और जेड के एक्सिस पे, जैसे देखो एक्स जेड के एक्सिस पे है और एक्स और वाई के एक्सिस पे नहीं है। अभी वाई के एक्सिस पे होगा, वाई के एक्सिस पे होगा और जेड और एक्स के एक्सिस पे नहीं होगा, उनके बीच में होगा, ठीक है। अभी जैसे एक्स यहाँ दिया गया है तो एक्स के एक्सिस पे होगा, है एक्स के एक्सिस पे होगा और जेड और वाई के एक्सिस पे नहीं होगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे चलते हैं रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखा जा सकता है। मतलब कि जैसे हमको दिया गया है 18 दिया गया है, जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे परमाणु क्रमांक 18, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18, तो इलेक्ट्रॉन को इसको हम कैसे फिल करेंगे। तो पहला आता है 1s2, 2 आ गया, 2s2, फिर आता है 2p6, 6 आएंगे क्योंकि 3 है तो एक में 2 आते हैं तो 3 में 6 आएंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये कितने हो गए, 10 2 12, ठीक है, 12 हो गए। 3p6, फिर आता है 3p6, अब आता है 3p6, 18 आ गया। 4s, तो 18 आ गया टोटल, ये वाला मिट जाएगा तो 18 आ गया। तो यहाँ तक चलेंगे, जैसे 18 है तो यहाँ तक चलेंगे। कोस पूरा है, 18 है, अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, ठीक है, ठीक है, तो ऐसे आता है। अब ऑब्बाउ ने इसको मतलब ऑब्बाउ ने इसका एक डायग्राम बनाया कि हम पहले किसको फिल करेंगे। तो ऐसे ही लेंगे, यहाँ पे पहले 1s होगा, ऐसे लेते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। मतलब पहले 1s फिल होगा, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s, उसके बाद 4d, उसके बाद 5p, उसके बाद 6s, उसके बाद 4f में जाएगा, उसके बाद 5d में जाएगा, उसके बाद 6p में जाएगा, उसके बाद 7s में जाएगा, 5f में, 6d में, 7p में और 8s में, ऐसे जाएगा। और ऐसे आगे को भी हम बना सकते हैं इसको, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मतलब कि पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है, पाउली का नियम ये कहता है कि किसी भी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याओं के मान, चारों क्वांटम संख्या कौन कौन सी थी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, NLMS, ठीक है। तो इन चारों के मान हमेशा एक जैसे नहीं होंगे किसी दो इलेक्ट्रॉन के लिए। जैसे n है, n की वैल्यू किसी इलेक्ट्रॉन के लिए है, माना जाए 2s2 है, तो यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर है एक नीचे है। अब पहले इस इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल रहा हूँ मैं, तो n की वैल्यू 2 आ गई, l की वैल्यू आ गई हमारे पास, l की वैल्यू क्या आ गई, l की वैल्यू 0, s के लिए 0, m की वैल्यू कितनी आ गई 0, s की वैल्यू कितनी आ गई +1/2, क्योंकि ऊपर को है ये वाला इलेक्ट्रॉन। अब चलेंगे हम, अब चलेंगे हम इस वाले इलेक्ट्रॉन पे, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो नीचे को मुंह है जिसका, ये वाला इलेक्ट्रॉन पे चलेंगे। तो इसके लिए एन बी सेम रहेगा, एल बी एम बी, सिर्फ ये एस बदल जाएगा, ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। तो क्या ये चारों के चारों सेम है, चारों के चारों सेम नहीं है, मतलब कि 3 सेम है लेकिन चारों के चारों सेम नहीं है दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए। तो यही पाउली का प्रिंसिपल कहता है कि किसी परमाणु के नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम विल हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के किसी भी एटम में, मतलब किसी भी एटम में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं ऑब्टेन कर सकते। मतलब कि उनके पास चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होंगे, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 सेम हो सकता है, 2 सेम हो सकते हैं, 3 सेम हो सकते हैं, लेकिन चारों के चारों सेम हो ये कभी किसी केस में नहीं हो सकता। निकाल के भी देख लेना आप कभी भी। अब आता है हुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी या हंट्स रूल या हुंड्स रूल, ठीक है। तो ये आता है डीजेनरेटेड ऑर्बिटल मस्ट बी सिंगली ऑक्यूपाइड बिफोर द स्पिन पेयरिंग। मतलब कि जो हुंड का रूल है
वो ये कहता है जैसे कि P सेल है और हमारे पास है 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम कभी ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन आएगा ही, ये आ रहा है तुक्के से सही। लेकिन हम इसको कभी पहले ऐसे नहीं करेंगे, हम करेंगे इसको कैसे, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो P सेल में डालना है, तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 इलेक्ट्रॉन, फिर 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे डालेंगे। मतलब कि पहले सबको एक एक देंगे, उसके बाद दो दो करेंगे, जहाँ तक पहुँचेगा वहाँ तक उसको पहुँचाएंगे, ठीक है। तो ये कहता है हुंड का रूल, ठीक है, हुंड का रूल यही कहता है, ठीक है। अब आप अपनी किताब की मदद से भी इसको कर सकते हो, जैसे यहाँ पे दिया गया है हमारे पास, जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या कुछ भी दी है, हुंड के रूल के हिसाब से जैसे हमको एटॉमिक नंबर 15 का होता है, तो 15 किसका आता है, 15 आता है फॉस्फोरस। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो फास्फोरस आता है 15। तो 15 का हम देखेंगे, 15 का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, तो 1s2, 1s2, फिर आएगा 2s2, फिर आएगा 2p6, फिर आएगा 3s2, फिर आएगा 3p, फिर आता है 3p। तो कितना आएगा, 10, 10 2 12, 12 और 3 15। तो p में 3 है, तो लास्ट का हमको बनाना है, तो इसका तो बनेगा सेम टू सेम, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, इनमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इनमें 6 आ जाएंगे टोटल, p में 3 आएगा, तो एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, ऐसे बढ़ता जाएगा। अब इसमें भी 2 आ जाएंगे, 3s वाला भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब 3p3, 3p3 बनेगा हमारे पास कैसे, 3p3 लास्ट वाला ही बनाते हैं हमेशा, तो 3p3 ऐसे बनाएंगे, 3p3, ये px आ जाएगा, ये py आ जाएगा और ये pz आ जाएगा, ठीक है। तो px में आएंगे हमारे पास 1 2 और 3, ठीक है। कभी हम ऐसा नहीं कर सकते कि 3 हैं, तो कभी हम ऐसा नहीं कर सकते कि 3 है तो 1 2 3 ऐसे, ये हो जाएगा हमारे पास गलत, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो हम हमेशा इसको इस प्रकार से करेंगे कि सबको पहले एक एक मिल जाए, 1 2 और 3, अगर 2 है तो 2 ही पहुंचाओ आगे तक, यहीं तक पहुंचाओ, इसको मत करो। लेकिन पेयरिंग तभी होगी जब सबको एक एक मिल जाए, ठीक है। तो यही कहता है हुंड का रूल। अब आता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, सेम है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, स्पिन क्वांटम नंबर कितना होता है, स्पिन क्वांटम नंबर एस की वैल्यू कितनी होती है, जैसे एस है तो एस की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकती है एस की वैल्यू। तो स्पिन क्वांटम नंबर है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल्स टू 2s+1, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। जैसा हम निकालते थे वहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए वो मैग्नेटिक की वैल्यू निकालते थे, तो वैसे ही जैसे एस की वैल्यू 2 है तो 2 × 2 + 1 दैट इज़ 5, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 5 हो जाएगी। जैसे एस इज इक्वल्स टू 0 है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 हो जाएगी, अगर 1 है तो 3 हो जाएगी, 2 है तो 5 हो जाएगी, 3 है तो 7 हो जाएगी, ऐसे आगे को बढ़ती जाएगी, 1 3 5 7 ऐसे, ठीक है। तो अब आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो आई होप आज आपको इतना पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम जो थर्ड लेक्चर है वो करेंगे श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन पे, कैसे श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन प्रूव करते हैं, पूरा मैं लेक्चर लेके आऊँगा। तब तक के लिए ओके भाई, और इससे पहले का जो वीडियो है वो आप ज़रूर देख लें, तब आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा।